क्या आप लोग भी कंफ्यूज होते हो जीडीपी वर्सेस जीएनपी में? क्या आप लोगों को भी समझ नहीं आता है रीर नीर का कॉन्सेप्ट? दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फ्री इकोनॉमी सीरीज। हम आपको फ्री में इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं जो कि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में यूजफुल होने वाला है। एंड आफ्टर दिस सीरीज आई गारंटी आपका इकोनॉमिक्स का डर निकलने वाला है। चलिए, स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी। सबसे पहले इकोनॉमी होती क्या है? एन इकोनॉमी इज एनी रीजन और प्लेस विद अ फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस established टू इम्प्लीमेंट दोज रूल्स। क्या मतलब? इकोनॉमी ऐसी जगह है जहाँ पर एक फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए established इंस्टीट्यूशंस होती हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी बुकिश सेंटेंस। व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? अब इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलेंगे? एनी एक्टिविटी विच क्रिएट्स वैल्यू एंड विच कैन बी मेजर्ड रिप्रेजेंट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी? पहला, प्रोडक्शन, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स टू सर्विसेज। ठीक है, गुड्स में कमोडिटीज, सर्विसेज में नॉन टेंजिबल दैट क्रिएट्स वैल्यूज। प्रोडक्शन जैसे टीचिंग एक सर्विस हो गई। कंजम्पशन, यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज, ट्रेड ऑफ एंड मार्केट। डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग पीपल। ठीक है, भिन्न भिन्न लोगों के पास क्या क्या एसेट्स हैं, है ना, रिसोर्सेज हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ ऑल इलीगल एक्टिविटी। सारी इलीगल एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी। ऑल प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे अ टीचर टीचिंग हिज ओन चाइल्ड, अ डॉक्टर ट्रीटिंग हर ओन फादर। ठीक है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है ना, एक डॉक्टर खुद के पिताजी को ट्रीट कर रहा है। नोट, commodities produced for self consumption is not considered as a part of economic activities because it is not possible to measure them. उनको आप measure नहीं कर सकते, है ना। चलिए, what is economic? Economics is the study of making choices in the presence of scarcity. जब आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हों तब आप क्या चॉइस ले रहे हैं। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेज बिकॉज ह्यूमन वॉन्ट्स, इंसान की चाहतें आर अनलिमिटेड, बट जो रिसोर्सेज हैं, जो मीन्स हैं टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। बहुत ही सही, इंसान को चाहिए अनलिमिटेड मनी, बट मनी की सप्लाई लिमिटेड है ना। स्कार्सिटी, इफ अ गुड और सर्विस इज अवेलेबल इन लेसर अमाउंट देन वॉट इज रिक्वायर्ड। अब देखिए, गुड्स एंड सर्विस बहुत बार हम बोल रहे हैं, जीएसटी में जीएस क्या है? गुड्स एंड सर्विस। सो इफ अ गुड्स और सर्विस इज अवेलेबल इन लेस अमाउंट देन वॉट इज रिक्वायर्ड। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एग्जिस्ट्स इन एवरी इकोनॉमी। हर इकोनॉमी में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है, इसीलिए चूंकि ये हर इकोनॉमी में होती है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। 3 टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोड्यूस करें, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस मतलब किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए क्या प्रोड्यूस करें। ओके, अब हम देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दिस इज थ्योरेटिकल पार्ट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट फैक्ट्स एंड डिटरमाइंस फ्यूचर सिचुएशन। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलाइज ऑन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन फॉर बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, positive economics can suggest that the inflation of economy may rise 1% over next quarter. मतलब पुरानी स्टडीज़ को देख के, पुराने फैक्ट्स को देख के लग रहा है कि हाँ भाई, अगले साल इकोनॉमी 1% राइज कर सकती है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या एग्जांपल है? विल सजेस्ट दैट इट शुड बी हार्व्ड फॉर बेटरमेंट। ठीक है, अब देखिए, अब ये कंटिन्यू यहाँ से करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस है, देन whom टू प्रोड्यूस। आई हैव टॉट यू दिस। चलिए, what is opportunity cost? Opportunity cost is the cost of sacrificing the second best alternative to achieve the best alternative. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, आप क्या सेक्रीफाइस करो। फॉर एग्जाम्पल, आप इंजीनियर हो, 1 सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियर हो, आप इंजीनियरिंग सेक्रीफाइस करके आप आईएएस की तैयारी चूज कर रहे हो। सो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हियर, is the cost of sacrificing second best alternative for the best alternative. Any free service of the government shifts opportunity cost from beneficiary to taxpayer. मतलब
जो भी हम वेलफेयर एक्टिविटी कर रही है गवर्नमेंट, वो बेनिफिशियरी से जिनको फ़ायदा मिल रहा है उससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हटा के टैक्स पेयर पे डाल देती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रंटियर, पीपीसी बोलेंगे इसको, विल डिनोट विद पीपीसी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। पीपीसी, पीपीसी रिप्रेजेंट्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस आफ्टर यूजिंग ऑल इट्स रिसोर्सेज एट अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, amount of one commodity that needs to be sacrificed to produce extra units of another commodity. It represents the slope of PPC. PPC जो अभी हमने देखा उसके स्लोप को कौन रिप्रेजेंट करता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे अब देखिए ये कॉनकेव स्लोप है, ठीक है। ये क्या है? इंक्रीजिंग एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये है डिक्रीजिंग एमओसी, ये है कांस्टेंट एमओसी, ठीक है। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, स्ट्रेट। कॉनकेव में ये हमको क्या दिख रहा है? ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग एमओसी, ऐसे डिक्रीजिंग एमओसी, दिस इज कांस्टेंट एमओसी। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ये, फैक्चुअल हैं, आपको लर्न करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन पीपीसी, पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, विच मीन्स दैट एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कमोडिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय सेक्रीफाइसिंग यूनिट्स ऑफ अनदर कमोडिटी। क्या मतलब? हमने जो ऊपर देखी थी, हमारी चाहते हैं लिमिटेड है बट रिसोर्सेज लिमिटेड है। चूंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है इसलिए ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड रहते तो ऐसे ऊपर जाता, विच इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। नाउ सपोज ये क्लोथ्स है, ये मशीन है, ठीक है, ये ऐसे ग्राफ जा रहा है। ऑल पॉइंट्स ऑन पीपीसी रिप्रेजेंट मैक्सिमम एंड मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज। मैक्सिमम एंड मोस्ट एफिशिएंट मतलब एट दैट प्रेजेंट टाइम, एट दैट प्रेजेंट टाइम जो रिसोर्स यूज हो रहे हो बेस्ट यूज केस है उसका। अब देखिए ऑल पॉइंट्स बिलो, ये जैसे पॉइंट बिलो है इसके अंदर है ना, ऑल पॉइंट्स बिलो और इनसाइड पीपीसी रिप्रेजेंट इनएफिशिएंट यूज और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयड टू एम्प्लॉयड, ठीक है, तो ये के से यहाँ पहुँच जाएगा। अगर कोई अनएम्प्लॉयड है पर्सन तो यहाँ आएगा, जब वो एम्प्लॉय हो जाएगा तो इट विल प्लेस हियर। एनी इंक्रीज इन रिसोर्सेज और इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी विल शिफ्ट पीपीसी अपवर्ड्स टू द राइट। एनी डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्स और डिक्लाइन इन टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स पीपीसी टू द लेफ्ट। मतलब हमारा ये है, ये अंदर चले जाएगा लेफ्ट अगर डिक्रीज हो रहा है तो। नोट, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स इन मूवमेंट फ्रॉम विद इन पीपीसी टू द पॉइंट ऑफ पीपीसी। मतलब यहाँ से यहाँ आएगा, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ बाहर आ जाएगा। दिस विल बी हियर, नॉट हियर। नाउ थ्योरी ऑफ डिमांड, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट पीपल आर विलिंग टू बाय in market at given price at given point of time. According to law of demand, as price for commodity increases, quantity demanded decreases. मतलब अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, है कि नहीं? वेरी बेसिक। अभी जो आप पेन से लिख रहे हो सकता है वो 10 रुपये की आती थी, अब वो 20 रुपये की हो गई है। तो आप क्या बोलोगे, यार 10 रुपये से तो फर्क नहीं पड़ता, पर लॉन्ग टर्म में ये 10 रुपये नहीं 100 रुपये पड़ जाएंगे अगर मैं 10 पेन लूँगा, है ना, अप्रॉक्सीमेटली। सो इससे अच्छा मैं कोई ऑल्टरनेटिव देख लेता हूँ 10 रुपये में। क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज अगर प्राइस बढ़ेगा तो, एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज। अगर 10 रुपये की पेन 5 रुपये के आने लग गए, आप क्या बोलोगे, जल्दी जल्दी 2 पेन ले लेता हूँ अभी, फ्यूचर में प्राइस बढ़ गया तो। ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग अगर कांस्टेंट रहेगा तो, ठीक है। एनी इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और एनी डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, वेरी वेरी मच पॉसिबल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आप समझ गए हैं। आपको बार बार मिनिमम 2 से 3 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपके दिमाग में कॉन्क्रीट बैठेगा। ना प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी इज क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्यू बाय परसेंटेज चेंज इन पी इक्वल्स टू इलास्टिसिटी। व्हाट डज क्यू एंड पी स्टैंड्स फॉर? कोई गेस करना चाहेगा? जल्दी से कमेंट करिए, मैं आपको 2 सेकंड टाइम दे रहा हूं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू इलास्टिसिटी। अब देखो, एसेंशियल गुड्स जैसे मेडिसिन हो गई, वो इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक मतलब पैसे से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपको दवाई चाहिए तो आपको पैसे से आप नहीं देखोगे, आपको चाहिए हाँ भाई दवाई। लग्जरी गुड्स इलास्टिक है ना। नाउ ई इक्वल्स टू 0 परफेक्टली इन इलास्टिक, 1 इज ग्रेटर देन ई इन इलास्टिक डिमांड, ई इज ग्रेटर देन 1 इलास्टिक डिमांड, इक्वल्स टू इन्फिनिटी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इन इलास्टिक से इलास्टिक तक की ये जर्नी है।
आपको एक PDF मिल जाएगी हैंड रिटन नोट्स के साथ फॉर फ्री। कहाँ मिलेगी? अब 2 मिनट वीडियो बने रहिए, आई विल टेल यू। अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्या क्या फैक्टर्स और अफेक्ट करती डिमांड को एक्सेप्ट फ्रॉम प्राइस? इनकम ऑफ कंज्यूमर, पहला नॉर्मल गुड्स, ऑल दोज गुड्स वेयर डिमांड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम एंड डिमांड डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन इनकम, उसको बोलेंगे नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स, डिमांड फॉल्स विथ राइज इन इनकम एंड डिमांड राइजेस विथ फॉल इन इनकम। डिमांड कम हो जाएगी जब इनकम बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी जब इनकम घट जाएगा, उसको बोलेंगे इंफीरियर गुड्स। वेल डन गुड्स किसको बोलते हैं? लग्जरी गुड्स, फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस। डी, ग्रिफिन गुड्स, लो इनकम गुड्स, प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगी, एग्जाम्पल पोटैटो। ठीक है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब आगे देखते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं? मैं कॉफी एक बार ले लेता हूँ, है ना, एक हफ्ते की तो बात है, फिर मैं वापस से टी में शिफ्ट कर जाऊंगा। पेप्सी एंड कोक जो रिलेटेड है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, few substitute or no substitute, demand will be less elastic. Obviously, those commodities which can be used in place of each other, if price of substitute goods increases, then demand for given commodity will increase, and if price of substitute good decreases, then demand for given commodity will decrease. Complementary goods, those commodities which have to be used together to satisfy a given requirement. Example, bread plus butter, tea, sugar. ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ब्रेड के साथ बटर लोगे, चाय बना रहे हो तो शुगर तो लगेगी। इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी विल डिक्रीज, है ना। अगर ब्रेड बटर का कॉम्बिनेशन है, अगर बटर का प्राइस बढ़ गया, अब बटर कम कंज्यूम कर रहे हो तो ब्रेड भी हो सकता है कम कंज्यूम करो। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज फेवरेबली, देन डिमांड फॉर कमोडिटी राइजेस। Similarly, if taste and preference change unfavorably, then demand for commodity falls. 2 मिनट का इंटरवल लीजिए, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी PDF फॉर फ्री, टेलीग्राम में। नो स्पेस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, ठीक है, UPSC कॉन्फिडेंशियल। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले डिड यू मार्क योर अटेंडेंस। सबसे पहला कमेंट है मार्क योर अटेंडेंस हियर फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। यहाँ पर आपको लिखना है प्रेजेंट सर। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, आई विल रीड एवरी कमेंट। चलिए, अब थ्योरी ऑफ सप्लाई। सप्लाई इज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, assuming other factors remaining constant. According to law of supply, when price of commodity increases, quantity supplied increases with it. When price of commodity decreases, quantity supplied decreases with it. Note, demand is not being addressed and is of no concern to us. अब देखिए, other factors का मतलब क्या है? हम डिमांड की बात नहीं कर रहे, सिर्फ सप्लाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, सप्लाई कर्व कैसा ऐसे बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है। If supply increases due to price increase, expansion of supply. If supply decreases due to price decrease, contraction of supply. हमने expansion of demand, contraction of demand देख लिया, अब supply देख रहे हैं। चलिए, other factors affecting supply. Technology. Improvement in technology will result in increasing supply. टेक्नोलॉजी कम होगी, इससे क्या होगा? सप्लाई कम होगा। कुछ भी टेक्नोलॉजी आप ले सकते हैं सप्लाई में, लॉजिस्टिक्स, अब बैटरी वाली आ रही है तो सस्ती पड़ रही है, तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो सप्लाई भी इंप्रूव होगा। Cost of input or raw material. If increases, profitability decreases, willingness to sell decreases.
अगर कॉस्ट बढ़ गया, दुकानदार को महंगा पड़ रहा है, वो चीज़ तो नहीं लेगा. कॉस्ट ऑफ इनपुट डिक्रीजेस, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेस. इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन अ कमोडिटी, वैसी टैक्स किसी चीज़ पे बढ़ गया तो दुकानदार उसको कम लेना चाहेगा, है ना. इफ डिमांड बिकम्स मोर ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ कमोडिटी, then it represents rightward shift of demand curve, and decrease in demand due to factors other than price will result in leftward shift of demand curve. Any increase in supply due to factors other than price will result in shifting supply curve downwards. देखिए आप ना कंफ्यूज हो जाएंगे इतने सारे कर्व में, आपको 2 से 3 बार मिनिमम वीडियो देखनी पड़ेगी. ये देखिए सप्लाई कर्व मैंने आपको अभी पढ़ाया, ऊपर मैंने डिमांड कर्व दिखाया, उस पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा ये नॉलेज. चलिए मार्केट इक्विलिब्रियम. अब देखिए ये एक छोटा सा ग्राफ है, प्राइस, क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई. अब देखो प्राइस 10 है, प्राइस 10 रुपये है सपोज, तो क्वांटिटी डिमांडेड 100, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड 50. इसमें क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है, इक्वालिटी नहीं दिख रही है. अब देखो जब प्राइस 20 है तो डिमांड भी 70, सप्लाई भी 70 हो रहा है. जब प्राइस बहुत महंगा तो सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, डिमांड कम आ रही है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम में रखना पड़ता है. Market equilibrium takes place when the market reaches a price at which quantity demanded matches quantity supplied. अगर ऐसा हो रहा है कि आपकी फैक्ट्री में बहुत सारा माल बन के रखा हुआ है, मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड नहीं है, और डिमांड ही डिमांड आ रही है, फुलफिल नहीं कर पा रहे, वो भी सक्सेसफुल नहीं है ना. इफ प्राइस इज अबव इक्विलिब्रियम देन देयर विल बी एक्सेस सप्लाई एंड इट विल रिड्यूस प्राइस इन द मार्केट, विच विल कंटिन्यू टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, एज फॉल इन प्राइस विल रिजल्ट इन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, जो अभी बात की थी हम ऊपर. सिमिलरली इफ प्राइस इज बिलो इक्विलिब्रियम इट रिजल्ट्स इन एक्सेस डिमांड ड्यू टू विच प्राइस स्टार्ट्स राइजिंग. इट कंटिन्यूज टिल देयर इज नो एक्सेस डिमांड एज राइज इन प्राइस लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है उसका अपोजिट यहाँ पे लिखा हुआ है. डिमांड पुल इन्फ्लेशन. देखिए PYQs पूछा गया एक बार, शायद CSE में पूछा गया, स्टेट PSC में तो पूछा गया, आई डोंट रिमेंबर कौन से ईयर में. डिमांड पुल इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ऐसी है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से रिलेटेड है. राइज इन प्राइस ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड में अगर इंक्रीज हो रही है. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और सप्लाई साइड इन्फ्लेशन व्हेन एग्रीगेट सप्लाई मतलब सप्लाई कम हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन रेट. स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन एंश्योर्स हायर वेज एंड कॉस्ट. तो इससे क्या होगा, इनपुट बढ़ जाएगा, दुकानदार उस सामान को लेना कम पसंद करेंगे, है ना. अगर दुकानदार को, ये शॉप ओनर है, इसको कुछ चीज़ 10 रुपये में पड़ती थी एंड ही सोल्ड एट 20 रुपीज़, 10 रुपये इसका फ़ायदा हो रहा है. अब ये 10 रुपये की चीज़ हो गई 15 रुपये, अब इसको 5 रुपये सिर्फ बच रहा है, तो फिर ये उसको कम इंटरेस्टेड होगा. स्टैगफ्लेशन, आउटपुट इज स्टैगनेंट और इट फॉल्स एंड स्टिल द इकॉनमी हैज़ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब क्या रहता है, कोई बता सकता है. इन्फ्लेशन सब सुने हुए वर्ड. व्हाट डज इन्फ्लेशन मीन्स? इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन प्राइस. क्या? इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन प्राइस ऑफ अ गुड, या फिर कुछ भी, राइज इन प्राइस ऑफ अ गुड हम इसकी बात करते हैं. इकॉनमी डाउन चल रही है, मतलब रेट कम होना चाहिए ना, रेट कम होना चाहिए. पर कैपिटा GDP अगर डाउन हो रही है, रेट कम होना चाहिए, पर रेट बढ़ रहा है, स्टैगफ्लेशन. देखिए इन्फ्लेशन वाली चीज़ अलग से हम एक डेडिकेटेड लेक्चर आने वाला है, उस पर डिस्कस करेंगे. मार्केट इक्विलिब्रियम इज फीजिबल व्हेन ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई आर वेल डिफाइंड. It shows that external impacts like environment, education, healthcare, market forces will not be able to provide a conclusive solution and government is needed to coordinate the actions. कैसे? Regulation, price setting, quality testing, etc. इंक्लूसिव ग्रोथ. अब देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट. इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ GDP मतलब इट इज़ टोटल इनकम अर्नड बाय ऑल हाउस होल्ड. देखिए कीवर्ड है ये सब चीज़ें, छोटी चीज़ नहीं है. ऑल हाउस होल्ड और टोटल एक्सपेंडिचर डन बाय ऑल सेक्टर्स ऑन गुड्स एंड इकोनॉमीज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी. GDP का मतलब बता रहा हूँ, अभी इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर हम लोग आएंगे. GDP का मतलब है दो चीज़ देखिए, एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है, बाय ऑल हाउस होल्ड, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन फाइनेंशियल ईयर. ये कीवर्ड्स हैं ऑफ GDP. अब देखिए GDP का फॉर्मूला देखिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C, ऑल एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स बाय फर्म्स इन एन इकोनॉमी प्लस हाउस होल्ड्स बाइंग अ न्यू हाउस. फॉर एग्जाम्पल है ये,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी, ऑल एक्सपेंडिचर डन बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स प्लस कैपिटल गुड्स। डी है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, है ना, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स जो भारत से लेना देना कर रहे हैं हम लोग, नेट भारत और वर्ल्ड के बीच, नेट एक्सपोर्ट एन एक्स बोलेंगे। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एन एक्स इक्वल्स टू जीडीपी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी। एक बार बार बोल रहा हूँ, डी फॉर डोमेस्टिक टेरिटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जीडीपी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में आपको जीएनपी ये सब बताऊंगा तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाउ एक टाइमलाइन देखते हैं, ग्रेट डिप्रेशन 1914 to 1919, हाई डिमांड एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू वॉर। 1919 to 1922, हाई डिमांड आफ्टर वॉर। 1920 to 1923, कैपेसिटी क्रिएशन वॉज इंक्रीज्ड। 1920 to 1923, मनी प्रिंटिंग इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। 1921 to 1924, very high inflation. 1923 to 1928, firms had excess capacity but demand had collapsed. From reduced production to reduced output, recession हो गया, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, इनकम कम हो गई लोग की, तो लोग की डिमांड कम हो गई। अगर लोगों के पास पैसा होगा तभी तो लोग खर्च करेंगे, इसी से विशियस साइकिल। 1928 to 1933, फर्म्स रिड्यूस प्राइसेस, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब प्राइसेस कम हो रहे हैं बट एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो फॉल्स। क्या मतलब, डिफ्लेशन प्लस रिसेशन इक्वल्स टू डिप्रेशन। ये हम ग्रेट डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। अब देखिए, आपका पहला लेक्चर यहाँ खत्म होता है, दूसरा लेक्चर कल आ जाएगा। अराउंड 98% कैंडिडेट्स फेल प्रीलिम्स एंड यू कैन फेल योर नेक्स्ट अटेम्प्ट टू। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है। ये एक वीडियो हमने बनाया है, यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल के एक टीचर ने कैसे प्रीलिम्स क्रैक किया है, सीएपीएफ एसी का रिटर्न एग्जाम क्रैक किया है, पेटेंट ऑफिसर का एग्जाम क्रैक किया है, वो डिस्कस कर रहे हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में।